गरीब ससुराल में अमीर बहू लाई पैसों से भरा बैंक। बाप रे, इतना सारा पैसा भाभी आप कहाँ से लेकर आई? इतने सारे पैसे? चुप क्यों है बहू, कुछ बोलती क्यों नहीं? सच में तुमने कोई चोरी तो नहीं की? हाँ माँ, और वैसे भी हम गरीब परिवार के पास तो इतने पैसे आना कोई मामूली बात नहीं है। फिर तुम्हारे पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए प्रीति? जल्दी बताओ प्रीति बहू, ये पैसों से भरा बैग तुम कहाँ से लेकर आई हो? कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस भी हमारे घर पर ही आ रही हो। आखिर इस गरीब परिवार की बहू प्रीति ये बैग भर के पैसा कहाँ से लेकर आई थी? आखिर क्यों प्रीति अपने ससुराल वालों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रही थी? क्या सच में उसने किसी बैंक में डाका डाला था या कोई और बात थी? आइए जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। ओ गॉड, ये गाड़ी भी अभी खराब होनी थी, मुझे ऑफिस के लिए लेट भी हो रहा है। क्या हुआ प्रीति, तुम अभी तक यहीं हो? आज ऑफिस नहीं जाना? हाँ डैड, जाना तो था बट पता नहीं कैसे मेरे कार की टायर पंक्चर हो चुकी है, इसे सर्विस पर देना होगा और फिलहाल मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ, चलो कोई बात नहीं, मैं छोड़ देता हूँ। आज तो मेरे साथ मेरी कार में चलो। ओके डैड, थैंक यू, आपने मुझे राइट टाइम पर ऑफिस छोड़ दिया। गुड मॉर्निंग मैम, हैव अ नाइस डे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। शाम 6:30 बजे प्रीति ऑफिस से एग्जिट करके बाहर निकलती है। ओ डैड का फोन भी नहीं लग रहा, लगता है मुझे ऑटो लेकर ही घर जाना होगा, लेकिन मेरे पास तो कैश भी नहीं है। सुनिए भैया, जरा आप मुझे यहीं पास तक छोड़ देंगे क्या? बट मैं ऑनलाइन पेमेंट करूंगी, मेरे पास कैश नहीं है। अरे कैश नहीं था तो आई क्यों? अमीर लोगों के भी अलग ही चोचले होते हैं, बोनी के टाइम पर टाइम खोटा करने आ जाते हैं। ओह, कितनी तेज धूप हो रही है, अब मैं कैसे घर जाऊं? मेरे पास तो कैश भी नहीं है। ये तो बहुत परेशान लग रही है, मुझे इनकी मदद करनी चाहिए। ये लीजिए, मेरे पास ये कुछ पैसे हैं, आप इन पैसों से ऑटो करके अपने घर चली जाइए। थैंक यू सो मच। अब प्रीति उन पैसों से ऑटो करके अपने घर चली जाती है। अगले दिन सुबह। ये लीजिए आपके पैसे। नहीं, कोई बात नहीं, एक इंसानियत के तौर पर मैंने आपकी मदद की बस। अच्छा ठीक है, लेकिन अगर मैं तुम्हारी चाय की दुकान से चाय पीती हूँ तब तो तुम उसका पैसा लोगे ना, क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत की कमाई है। अब अमन प्रीति के लिए गर्मा गर्म चाय बनाता है। प्रीति भी बड़ी खुशी से उस चाय को पीती है। देर शाम प्रीति अपने आलीशान घर में लौटती है और अपने कमरे में खुद से बातें करती हुई। आज के टाइम पर कोई इतना ईमानदार कैसे हो सकता है? उस चाय वाले ने तो मेरा दिल जीत लिया है, लेकिन उससे दोस्ती करने के लिए मुझे भी उसकी तरह साधारण ही बन के रहना होगा। प्रीति एक बहुत ही अमीर घर की लड़की होती है, वहीं अमन एक गरीब परिवार का लड़का था और चाय बेचकर अपने परिवार वालों का पेट पाल रहा होता है। लेकिन प्रीति डिसाइड करती है कि वो अमन के साथ वैसे ही रहेगी जैसे अमन रहता है, एक सिंपल और साधारण तरीके से। अब आए दिन प्रीति अमन की चाय के स्टॉल से चाय पीती और घंटों बैठकर उससे बातें करती। तभी एक दिन प्रीति अपने दिल की बात अमन से कहते हुए, अमन, तुम एक बहुत अच्छे लड़के और बहुत ईमानदार हो, इसलिए मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अमन को जरा भी अंदाजा नहीं होता कि प्रीति एक रईस परिवार से है और वो उसको अपनी तरह साधारण समझकर इस रिश्ते के लिए हाँ कर देता है। अब देर शाम प्रीति अपने घर लौटती है और अपने डैड से अपनी शादी की बात करते हुए कहती है, डैड, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ बेटा, बोलो ना, क्या हुआ? डैड, मैं एक लड़की को बहुत पसंद करती हूँ और उससे शादी भी करना चाहती हूँ। अरे तो इसमें घबराने वाली क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा बताओ, कौन है वो प्रिंस चार्मिंग जिसे तुम पसंद करती हो? नहीं डैड, वो कोई प्रिंस चार्मिंग नहीं है, वो एक बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से और चाय बेचकर ही अपने परिवार वालों का पेट पालता है। क्या? ये क्या कह रही हो प्रीति? चाय बेचता है? अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? ये सब क्या बोल रही हो? शादी कोई मजाक नहीं है। तुम शुरू से इस आलीशान घर में रही हो, तुम कैसे सरवाइव कर पाओगे उस गरीबी में? ये सब तो पता नहीं डैड, लेकिन आज के टाइम पर एक ऑनेस्ट और डिसेंट इंसान होना बहुत जरूरी है। और रही बात गरीबी की, तो मैं आपको गरीबी में रहकर दिखाऊंगी। अब अगले ही दिन प्रीति अमन से मिलती है और उससे कहती है, अमन, अब बस बहुत हो गया, चलो अब हम शादी कर लेते हैं किसी मंदिर में जाकर। मैं अब और ऐसे नहीं रहना चाहती, अब मैं तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के साथ रहना चाहती हूँ। अमन प्रीति से बहुत प्यार करता था, इसलिए वो प्रीति से बिना किसी सवाल के उसके कहने पर चुपचाप जाकर मंदिर में शादी कर लेता है और शादी करके उसे अपने मिट्टी के छोटे से घर में लेकर आता है। आओ बहू, घर के अंदर आओ। प्रीति गृह प्रवेश करके घर के अंदर आती है तो वो देखती है कि मिट्टी का एक छोटा सा घर है। वहीं एक तरफ टूटा फूटा मिट्टी का चूल्हा रखा हुआ है और सभी ने फटे फुराने से कपड़े पहने हुए हैं, लेकिन प्रीति सभी चीजों को एक्सेप्ट करते हुए खुशी खुशी घर के अंदर आती है। अगले दिन सुबह, अरे आज मेरी पहली रसोई है, लेकिन चूल्हे के पास तो बस ये 2 बैंगन रखे हुए हैं। प्रीति को अब चूल्हे के पास बैंगन के सिवा कुछ नहीं मिलता, इसलिए वो उन 2 बैंगनों को ही काटने लगती है। तभी उसमें से एक बैंगन सड़ा हुआ निकल जाता है।
हे भगवान, गरीबी में आटा गिला, सिर्फ 2 बैंगन थे, उसमें से भी एक सड़ा हुआ निकल गया। अब इसको फेंकना पड़ेगा। अरे अरे, ये क्या कर रही है बहू, तू ये बैंगन क्यों फेंक रही है? माँ जी, ये बैंगन सड़े हुए हैं। इतना भी सड़ा नहीं है कि तू इनको फेंके। एक काम कर, इनको ही काट के बना ले, घर में सब्जियां नहीं है और मेरा बेटा चाय बेचता है। बहू कोई होटल नहीं चलाता। 2 पैसे ऐसे ही नहीं बचते हैं बहू, इसलिए ऐसा कर, इन्हीं 2 बैंगन में ढेर सारा पानी डालकर सब्जी बना ले। अब प्रीति उन्हीं 2 बैंगनों में बहुत सारा पानी डालकर पानी वाली सब्जी बनाती है और कुछ देर बाद सभी परिवार के लिए खाना परोसती है। अब सभी परिवार वालों के साथ प्रीति भी जमीन पर बैठकर उसी पानी वाली सब्जी और रोटियों को खाती है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। एक दिन प्रीति चूल्हे पर पानी वाली दाल और चावल बना रही होती है। सुन बहू, दाल में पानी इतना डालियो कि दाल तीनों टाइम चल सके, सुबह दोपहर रात। इतना कहकर गायत्री वहां से चली जाती है और प्रीति खुद से बातें करते हुए कहती है, ओ गॉड, इतनी अमीर होने के बाद भी मैं अपने ससुराल वालों की मदद नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन करूँ भी तो कैसे करूँ? मेरे मन में एक डर भी तो है कि कहीं अमन को पता चल गया कि मैं एक अमीर परिवार से हूँ और मैंने उससे ये बात छुपाई तो ना जाने उसका क्या रिएक्शन होगा। अब इसी डर के साथ प्रीति चाहकर भी अपने ससुराल वालों की मदद नहीं कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन गुजरते हैं और प्रीति जैसे तैसे गरीबी में अपने ससुराल वालों के साथ दिन काट रही थी। तभी एक रोज देर शाम प्रीति की नंद दीपा रोते हुए घर आती है, जिसे देख प्रीति दीपा से पूछते हुए कहती है, क्या हुआ दीपा, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम्हारी आंखों में ये आंसू क्यों हैं? तुम रो क्यों रही हो? कुछ बोलो दीपा, तुम चुप क्यों हो? भाभी, कॉलेज वालों ने मुझे एग्जाम हॉल से बाहर कर दिया क्योंकि मेरी फीस सबमिट नहीं थी, इसलिए अब टीचर्स मुझे अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम नहीं देने देंगे। तुम घबराओ मत दीपा, मैं हूं ना, मैं कुछ करूंगी, तुम चुप हो जाओ। प्रीति अपने कमरे में आकर खुद से बातें करती हुई, बस अब बहुत हो गया। अब मैं अपने इस गरीब ससुराल वालों को इतना परेशान नहीं देख सकती। अब मुझे कुछ तो करना होगा। अब अगले दिन प्रीति घर में बिना किसी को कुछ बताए अपने ऑफिस जाती है और वहां से अपनी सारी सेविंग्स निकाल के एक बैग में लेकर अपने घर लौटती है। कहाँ चली गई थी बहू? सुबह से हम लोग इतना परेशान थे और तेरे हाथ में ये बैग कैसा है? क्या है इसमें? अरे भाभी, इतने सारे पैसे! आप तो अपने साथ पैसों से भरा बैंक लेकर आई हो। पैसों से भरा बैंक ही समझो दीपा, ये सब मेरी कई सालों की सेविंग्स है। दरअसल माँ जी, मैं एक अमीर परिवार से हूँ, मैं और एक अच्छी कंपनी में जॉब भी करती थी, लेकिन मैंने ये सारी बातें अमन से छुपाई क्योंकि मैं उससे प्यार करती थी और मुझे लगता था कि अगर अमन को पता चल गया कि मैं एक रईस और अमीर घर की लड़की हूँ तो वो मुझसे कभी बात तक नहीं करेगा। अरे बहू, इतनी सारी सेविंग्स, हमने तो आज से पहले इतने सारे पैसे एक साथ कभी नहीं देखे। इन पैसों को देखकर तो लग रहा है कि तू सिर्फ पैसे लेकर नहीं आई बल्कि पैसों से भरा एक बैंक लेकर आ गई है अपने इस गरीब ससुराल में। अब प्रीति उन पैसों में सबसे पहले दीपा की कॉलेज की फीस भरती है और दीपा अब खुशी खुशी अपने लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम देती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति अपने पूरे ससुराल वालों के लिए एक सुंदर सा घर खरीदती है। वहीं गायत्री अब प्रीति को जॉब करने की भी परमिशन दे देती है, जिसके बाद हमेशा के लिए गायत्री के परिवार से आर्थिक तंगी खत्म हो जाती है और प्रीति अपने पूरे ससुराल वालों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। मोहन भैया, कभी सोचा भी नहीं होगा तुमने तो कि तुम्हारी बेटी इतने बड़े खानदान की बहू बनने को जाएगी। अरे मैंने तो सुना है कि 60 करोड़ की तो उन लोगों की गाड़ियों की ही कलेक्शन है, बाकी अरबों की संपत्ति और जमीनें हैं। तुम्हारी बेटी तो पैसों में खेलेगी। ऐसा ही कहा तुमने बहना। अरे आस्था बहन, अभी तो तुम्हें हमारे मुंह से सुनकर ऐसा ही लग रहा होगा कि हम हवाबाजी कर रहे हैं, लेकिन जब तुम खुद अपनी बेटी को वहां विदा करोगी और इसके मुंह से सुनोगी ना, तब तुम्हें अंदाजा होगा कि तुम्हारी बेटी का तीर किस निशाने लगा है। दोनों औरतें ऐसे ही मोहन और आस्था से बातें कर रही थी। मोहन और आस्था गरीब किसान पति पत्नी थे जिनकी बस एक ही बेटी थी। श्रुति की शादी एक बेहद पैसे वाले खानदान में तय हो गई थी और इसी वजह से अनजानों और जानने वालों का घर में आना जाना लगा हुआ था। जब कुछ देर बाद वो दोनों औरतें चली गईं, तब अजी, सभी का चेहरा खिला पड़ा है, आप क्यों मुरझाया फूल लग रहे हो? आस्था, इतनी उम्र हो गई, इतना तो जान गया हूं कि हर सुंदर दिखने वाली चीज अच्छी नहीं होती। भले ही वो बड़े लोग हैं, लेकिन मुझे डर लगता है क्योंकि पैसा जरूरत पूरी कर सकता है लेकिन खुशी इससे नहीं कमाई जाती। मैं एक गरीब किसान और मेरा होने वाला समधी और दामाद विदेशों तक पहुंच रखते हैं। पता नहीं मेरी बेटी को वो कैसे रखेंगे। सब कुछ अच्छा ही रहेगा, आप ज्यादा मत सोचिए। आस्था की बात सुनकर मोहन ने अपनी चिंता को नजरअंदाज किया और दिल को ये सोचकर समझा दिया कि सब कुछ अच्छा ही होगा। देखते ही देखते गरीब किसान बाप की बेटी श्रुति की शादी का दिन भी आ गया और वो अपने मायके से विदा होकर अपने ससुराल जाने लगी। आजा बहू, आज से तू हमारे अमीर ससुराल की बहू है। अरे लड़को, चलो जल्दी से ये सारा दहेज लेकर घर चलो।
मोहन जी, वैसे आपको ये सब देने की कोई जरूरत नहीं थी। ऐसा सस्ता सस्ता सामान तो हमारे स्टोर रूम में रखा रहता है, लेकिन चलिए अब आपने दिया है तो हम रख लेते हैं। जी। मोहन बेचारा सुषमा की बात पर कुछ नहीं बोला और उसकी बेटी विदा होकर अपने ससुराल आ गई। सुषमा की बात से ये तो जाहिर हो गया था कि उसका मिजाज कैसा था। शादी के कुछ दिन बाद, अरे वाह, मुझे कितना अच्छा ससुराल मिला। इतनी महंगी महंगी गाड़ियां और ये बड़ा बंगला। यकीन नहीं होता कि ये सब मेरी विरासत है। माँ बाबा अगर ये सब देख पाते तो कितने खुश होते। श्रुति अपने कमरे में ऐसे ही सोच रही थी। उसे बेहद पैसे वाला ससुराल मिला था। उसका घर एक बेहद आलीशान महल की तरह था और साथ ही उसके घर में बहुत महंगी महंगी चीजें भी थी। श्रुति इस सबसे काफी खुश थी और ऐसे में ही वो रसोई में आई। आज तो मेरा मन कर रहा है कि मैं सभी को पनीर चिली और साथ में दम आलू बनाकर खिलाऊं। हाँ, आज तो मैं यही सब बनाऊंगी और साथ में गाजर का हलवा। श्रुति ऐसे बोलकर रसोई में काम पर लग गई। कुछ देर के बाद ही उसने सब कुछ बना दिया और टेबल पर लगा दिया, जिसको देखकर सुषमा बोली, अच्छा बहू, तो आज तूने ये सब बनाया है। कुछ अच्छा सा ही बना लेती। माँ जी, पनीर चिली और गाजर का हलवा वगैरह ये सब अच्छी ही तो चीजें हैं। हाँ 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 बहू, ये सब अच्छी चीजें हैं। अरे बहू, ये सब चीजें तुम गरीबों को ही तो अच्छी लगती हैं। हम अमीर तो इन्हें साइड डिशेस की तरह खाते हैं। लेकिन चल छोड़, तूने कभी ये चीजें कहाँ देखी और खाई होंगी। सुषमा ने सभी के सामने श्रुति को उसकी गरीबी के ऊपर बेइज्जत कर दिया, जिसको सुनने के बाद श्रुति कुछ भी नहीं बोली। ऐसे ही एक रोज श्रुति तैयार होकर नीचे आई। वाह, ये साड़ी मुझ पर कितनी जच रही है, जैसे मेरे लिए ही बनी हो। नमस्ते माँ जी। नमस्ते भाभी, ये साड़ी कौन सी है? कोयल, ये साड़ी मुझे तुम्हारे भैया ने दी थी। कैसी है, अच्छी है ना? अच्छी है, बहुत अच्छी है। अलग ही लग रही है कि बहुत एक्सपेंसिव साड़ी है। सिर्फ साड़ी ही दिखाई दे रही है। मतलब? हाँ, आपको मतलब समझ नहीं आया? मतलब ये कि साड़ी तो अमीर है लेकिन आपके ऊपर जरा सूट नहीं कर रही है। महंगा कपड़ा ना अमीरों पर ज्यादा सूट करता है। गरीब तो कुछ भी पहन ले, बेचारा गरीब ही लगता है। ये तो तूने सही कहा गुड़िया। अब जागीरदारनी के कपड़ों में जागीरदारनी तो जचेगी, किसान की बेटी तो किसान ही लगेगी। सुषमा और कोयल ऐसे बोलकर श्रुति के पति कैलाश के सामने ही जोर जोर से हंसने लगी, लेकिन कैलाश कुछ भी नहीं बोला, जिससे श्रुति को काफी दुख हुआ और वो अकेले में कैलाश से बोली, कैलाश जी, आपकी माँ और बहन ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा और आप बस खड़े होकर सुनते रहे। तो मैं क्या करता? श्रुति, तुम भी ना बहुत शिकायतें करती रहती हो। कैलाश ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज श्रुति से मिलने उसका बाप आया। बाबा, आप यहाँ आइए, बैठिए। नहीं बेटा, बैठ नहीं रहा हूँ, बस यहाँ फसल बेचने को आया था तो सोचा कि तुमसे मिलता चलूं। बैठ जाइए समधी जी, बड़े आरामदायक सोफे हैं। मेरे बेटे कैलाश ने कल ही बदलवाए थे। आपके घर में तो कोई सोफा वगैरह होगा नहीं ना? नहीं है। बाबा, आप यहीं बैठिए, तब तक मैं आपके लिए ना चाय लेकर आती हूँ। श्रुति ऐसे बोलकर चाय बनाने को चली गई और उसने इसी बीच अपनी अलमारी से कुछ पैसे निकाल लिए। जब मोहन ने चाय पी ली तब श्रुति ने आहिस्ता से अपने बाप को वो दे दिए, लेकिन सुषमा ने इसे भी भांप लिया। अरे बहू, अगर तुझे पैसे देने ही है तो सामने से ही दे दे, हम मना थोड़ी ही कर देंगे। नहीं नहीं समधन जी, मैं तो इससे मना कर रहा था, ये ही ले आई। नहीं नहीं समधन जी, कोई बात नहीं, ले लीजिए। वैसे भी ऐसे तो हम रोजाना न जाने कितनों को दे देते हैं, आप तो अपने ही हो। नहीं सुषमा जी, मेरे हाथ पांव सलामत है, मैं खुद कमा कर खा सकता हूँ, इसीलिए मुझे आपकी कमाई नहीं चाहिए। मोहन ऐसे बोलकर अपनी बेटी के ससुराल से आ गया। उसने वो पैसे नहीं लिए, लेकिन इस पर अब श्रुति का दिल बहुत ज्यादा दुख गया था। अभी तक वो अपने साथ तो सब कुछ सहन कर रही थी, लेकिन अब उससे बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आंखों में आंसू लिए अपने कमरे में आ गई। मेरे साथ माँ जी भेदभाव करती तो थी, वो काफी नहीं था जो मेरे बाबा को भी। बस अब बहुत हुआ, अब मैं ये सब नहीं झेलूंगी। अब मैं सभी को सबक सिखाऊंगी और मैं ये जानती भी हूँ कि कैसे। श्रुति ने अब सभी को सबक सिखाने की ठान ली थी। ऐसे ही शाम के वक्त जब सभी खाना खाने को बैठे, अरे माँ, ये क्या, ये पैसे क्यों भरे हुए हैं इस डिश में? दिखा तो जरा। अरे हाँ माँ, इसमें भी पैसे हैं। श्रुति, ये लीजिए, गर्मा गर्म आपकी अमीर रोटी। बहू, ये क्या मजाक है? ये पैसे हैं, कोई रोटी नहीं। अरे हाँ, ये तो पैसे हैं।
तो ठीक ही तो है माँ जी, पैसे वालों को यही खाना चाहिए, क्योंकि रोटी के लिए गेहूं और सब्जी वगैरह तो सब गरीब किसान ही उगाता है। ये आपके स्टैंडर्ड से मैच नहीं करता। क्या बेकार की बात है माँ, मैं बाहर खाने जा रहा हूँ। ऐसे बोलकर कैलाश गुस्से में चला गया। बाहर जाने को उसने कपड़े चेंज करने को जैसे ही अपनी अलमारी खोली तो उसमें कोई कपड़ा नहीं था। माँ, मेरे कपड़े कहाँ हैं? कपड़े नहीं है? सुषमा और कोयल ने भी जल्दी से जाकर देखा। ना कैलाश की अलमारी में कपड़े थे और ना ही सुषमा या कोयल की। सारे कपड़े कहाँ पर हैं? श्रुति, तूने ही कपड़े कहीं छिपाए हैं ना, बता कहाँ हैं? माँ जी, वो सब तो मैंने ठिकाने लगा दिए। वो उसकी जगह मैंने कुछ पैसे तो रखे हैं, उन्हें पहन लीजिए। वैसे भी ये कपड़ा तो गरीब जुला ही बुनते थे। वो आपके क्लास से मैच नहीं होगा ना। तुम्हें क्या हो गया है श्रुति? क्लास क्लास क्लास। कैलाश काफी भड़का, लेकिन श्रुति ने किसी पर भी ध्यान नहीं दिया। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद सुषमा ने श्रुति से चाय मांगी तो श्रुति कप में गर्म पानी भरकर उसमें कुछ नोट डालकर ले आई। बहू, ये चाय है? हाँ माँ जी, आपकी अमीर चाय। अब वैसे भी चाय पत्ती तो गरीब किसान ही उगाते हैं, तो आपके लिए ये स्पेशल नोटों वाली चाय है। श्रुति ऐसे बोलकर चली गई। सुषमा कुछ नहीं बोली। ऐसे ही आज का दिन बीत गया। श्रुति की ऐसी हरकतें जारी थी। अगली सुबह कैलाश को ऑफिस जाना था, कोयल को कॉलेज और सुषमा को भी काम थे, लेकिन ना उन्होंने कुछ खाया पिया था, ना उनके पास कपड़े थे, और श्रुति भी किसी को कुछ देने को राजी नहीं थी, जिसकी वजह से सुषमा ने हार कर उसके आगे हाथ जोड़ लिए। श्रुति, तो हम सभी को माफ कर दे और बता दे कि ये सब तू क्यों कर रही है। हम हार गए। बता दूं क्या? आपको एहसास करवाने को कि सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। हमें हर चीज की इज्जत करनी चाहिए। अब देखिए, आप पर कितना पैसा है, लेकिन हर इंसान एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अकेला पैसा होने से भी आप कुछ नहीं कर सकते हो। श्रुति की बात सुनकर सभी की आंखें खुल गईं, लेकिन नजरें शर्म से नीचे हो गईं। अब उन्हें एहसास हो रहा था कि श्रुति उन्हें क्या समझाना चाहती थी और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।